हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने ये देखा था कि कभी भी कोई भी जो मूवमेंट होता है या मोशन होता है, उसमें घर्षण बल किस तरीके से बीच में आ जाता है, ये हमने देखा था। हमने ये समझा था कि घर्षण बल से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ये हमने जाना था। अब हम ये बात करते हैं कि हम किस तरीके से फ्रिक्शन यानी घर्षण बल को कम कर सकते हैं। अगर आपको घर्षण बल कम करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो घर्षण बल है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, यानी वो बहुत सारी चीज़ों में हानियां उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा था कि जब भी हम चलते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपके जो जूते होते हैं वो घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं या टूट जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैसे कि मशीनों की, तो मशीन में क्या होता है, बेसिकली मशीन भी जो है घर्षण बल के कारण वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हम ऑयलिंग करते हैं, तेल डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे। तो यानी कि बहुत सारी इसकी हानि है जिस कारण हमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स को कम करना हो। ये हम बहुत जो अनेक तरीके हैं उनसे हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी समझा कि जब हम मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन्स में फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम उसमें जो है ऑयल या ग्रीस का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं आप जानते हैं कि जो आपका कैरम बोर्ड होता है वो लकड़ी का बना हो, और जो इसकी गोटियां होती हैं उनके साथ जैसे आप उसे स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, जो गोटियां हैं वो प्लास्टिक की बनी है और जो ये कैरम बोर्ड है ये लकड़ी का है। दोनों सतह जो है आपस में इस तरीके से हैं। अब जैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, स्ट्राइकर में स्ट्राइक करते हैं, तो गोटी क्या होती है या जो आपका स्ट्राइकर होता है वो मूव करने लग जाता है। अब जैसे ही वो मूव करता है तो स्ट्राइकर और जो ये आपका बोर्ड है, कैरम बोर्ड है, इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है, जिस कारण क्या होता है, कुछ दूरी तक जाके ये रुक जाता है। अब ताकि हम अच्छे से खेल पाए, आपकी जो गोटियां हैं वो इजीली मूव कर पाए कार्ड या आपके कैरम बोर्ड में या बोर्ड में, तो क्या करते हैं, हम इसमें पाउडर डालते हैं। क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, पाउडर को छिड़क देते हैं। तो जैसे ही हम पाउडर छिड़कते हैं तो क्या होता है, अब जो गोटी है और जो आपका कैरम बोर्ड की जो लकड़ी है उसके बीच में एक और परत आ गई जो कि पाउडर की है। अब पाउडर स्मूथ होती है, चिकनी होती है, वो क्या करती है, वो जो आपके कैरम बोर्ड की सतह होती है उसको चिकना कर देती है, जिस कारण क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम हो जाए। यानी जो आपकी गोटी है या स्ट्राइकर है उसका और जो आपका कैरम बोर्ड है उनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल है वो कम हो जाता है और आपका जो स्ट्राइकर है वो इजीली मूव कर पाता है। इसी तरीके से जैसे कि आपने गाड़ियों में देखा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि गाड़ी हो, मशीन्स हो, जो आपकी मशीनें होती है उसमें हम तेल डालते हैं, उसके इंजन में तेल डालते हैं। तो बेसिकली क्यों डालते हैं, ताकि जब वो मशीन चले तो जो मशीन के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग जो उसके पार्ट हैं, वो जब आपस में रगड़े तो रगड़ने के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम हो जाए, ताकि जो आपकी गाड़ियों के पुर्जे हैं, ठीक है, जो उसके पार्ट्स है अलग अलग, उनके बीच में जो है ऑयल लग जाए। ऑयल लग जाएगा तो क्या होगा, जो उसके पुर्जे हैं वो आपस में जब टकराएंगे तो ग्रीस या ऑयल के कारण फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिससे वो खराब नहीं हो। अगर हम मशीन्स में तेल का या ग्रीस का यूज नहीं करते हैं, इन लुब्रिकेंट्स का यूज हम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली फ्रिक्शन के कारण मशीन के जो पुर्जे हैं वो खराब हो जाते हैं।
यही कारण है कि हम बीच में इसके ग्रीसिंग या ऑयल लगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऐसी वस्तुओं की जैसे कि आपकी जो घूमती है, जैसे कि आपके व्हील्स हो गए, पहिए हो गए, गाड़ियों के पहिए हैं, साइकिल के पहिए हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम ग्रीस लगाते हैं या बॉल बेयरिंग लगाते हैं, ताकि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, जो मूवमेंट के कारण फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लग रहा है वो कम हो जाए। इसी तरीके से जो आपकी मशीन्स होती है, जैसे पंखे हो गए, इसमें हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, ताकि जब पंखा मूव करे, गोल गोल घूमे, तो अंदर जो बॉल बेयरिंग है वो फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर ले और जो मशीन या आपका जो पंखा है उसका जो पुर्जे है वो खराब ना हो। तो इस तरीके से जो है फ्रिक्शनल फोर्स को या घर्षण बल को कम किया जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिश, यानी जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है किसी भी सतह को पॉलिश करके, उसको स्मूथ बना, पॉलिश करके सतह की चिकना बनाकर घर्षण को कम किया जाता है। यानी जब भी हम किसी भी सरफेस में, सतह में पॉलिश करते हैं, उससे क्या होता है, घर्षण बल कम लगता है और जो है सतह ठीक रहती है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और ग्रीस टू द रबिंग सरफेस। यानी अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, किसकी बात करें, घर्षण बल की बात करें, तो घर्षण बल को हम कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स, जैसे कि आपके तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ऐसे लुब्रिकेंट्स को लगा के हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। रगड़ने वाली सतह पर स्नेहक जैसे कि तेल या ग्रीस लगाने से घर्षण को कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है घर्षण बल को कम करने के लिए व्हील्स लगा सकते हैं, यानी पहिए लगा सकते हैं। अब पहिए से क्या होता है, अब पहिए जब लगाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या आपका कोई अटैची है, अगर आप किसी भारी अटैची को ऐसे खींचते हैं, उसमें पहिए नहीं लगे हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वहीं अगर आप ऐसी अटैची की बात करते हैं जिसपे पहिए लगे होते हैं, तो आप इजीली उसको एक हैंडल से पकड़ के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। यानी जो व्हील्स होते हैं, पहिए जो होते हैं, वो भी कैसा कार्य करते हैं, घर्षण को कम करने का कार्य करते हैं। अब घर्षण का जो है कम, यानी जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लग रहा है, जिस कारण आप इजीली या आसानी से उस जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई अटैची है या कोई ट्रॉली है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते। वस्तुओं को घुमाने के लिए पहिए का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। Friction can be reduced by using ball bearing between moving parts of machine। यानी अगर हम बात करें मशीन के पुर्जे की, तो उनके बीच में हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को यानी घर्षण बल को कम कर सकते हैं। मशीन के चलने वाले पुर्जों के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अब अगर हम बॉल बेयरिंग की बात करें, तो बॉल बेयरिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखती है और इनका उपयोग हम मशीन्स, जैसे कि आपके पंखे हो गए या किसी भी तरीके की जो मशीन्स होती है, जहाँ पे क्या होता है, जो आपस में रगड़ती है, ऐसी जगहों पे हम इनका उपयोग करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हील यानी पहिए किस तरीके से घर्षण बल को कम करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी भारी बैग को या कोई भी ट्रॉली है, उसे अगर आप ऐसे ही खींचते हैं, यानी जिसपे पहिए नहीं लगे, ठीक है, कोई ट्रॉली बैग है, उसे आप ऐसे ही खींचते हैं, तो क्या होता है, आपको ज्यादा
ताकत लगानी पड़ती है, आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे ट्रॉली बैग की जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, ऐसे ट्रॉली बैग को आप आसानी से लेके जा पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आपने पढ़ा है कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे थे, अपने हाथों से मूव कर रहे हैं। अब जो सरफेस, ठीक है, जैसे कि ये बैग है, इसकी जो सतह है जो फर्श के कांटेक्ट पे आ रही है वो ज़्यादा टाइम तक फर्श के कांटेक्ट पे रहती है, जिस कारण इनके बीच में इंटरलॉकिंग बन जाती है, जिस कारण ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वहीं अगर हम बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की या ऐसे फ्रिक्शन की या ऐसे घर्षण बल की, जिसमें क्या हो रहा है, आप व्हील्स का यूज कर रहे हैं, तो व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है। अब क्या हो रहा है, जो सरफेस है, यानी इस व्हील की जो सरफेस है जो कि जो आपके फर्श से लगी है, इस पहिए की वो सतह जो इस फर्श से लगी है, तो वो कुछ देर के लिए ही इसके कांटेक्ट में रहेगी। क्या होगी, कुछ देर के लिए ही इस पे कांटेक्ट पे रहेगी, थोड़ी ही देर में ये आगे पहुंच जाएगी और दूसरी सतह इस फर्श के कांटेक्ट में आ जाएगी, जिस कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, जिस कारण क्या होता है, इंटरलॉकिंग जो है थोड़ी देर के लिए बनती है, काफी अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि स्लाइडिंग में क्या है, बॉडी की वही सरफेस फर्श से लग रही है, मतलब हर जगह वही सरफेस लग रही है। लेकिन जब हम व्हील की बात करते हैं तो व्हील क्या कर रहा है, पहिया क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, घूम रहा है, तो पहिए की कभी कोई सतह लगती है, कभी कोई सतह लगती है, और थोड़ी देर में ही पहिया घूम जाता है, जिस कारण जो पहिए की सरफेस होती है, पहिए की जो सतह होती है और जो फर्श की सतह होती है, उनके बीच में जो कांटेक्ट बनता है वो थोड़े से ही देर के लिए बनता है, और वो थोड़े से देर के लिए बनता है, इसलिए काफी अच्छी इंटरलॉकिंग नहीं बन पाती है, जिस कारण रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यही कारण है कि जब भी हम जो है ऐसे जो आपकी ट्रॉली होती है जिसमें पहिए लगे हैं, उनको जब हम लेके जाते हैं तो हम इजीली लेके जा पाते हैं। वहीं ऐसी ट्रॉली या ऐसे बड़े बड़े वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स जिन पे पहिए नहीं लगे होते हैं, उनको जब आप घसीटते हुए, स्लाइड करते हुए लेके जाते हैं, तो आपको उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतों का सामना करना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक बुक लेनी है या कोई भी आप डायरी या किताब ले सकते हैं। उस किताब को जो टेबल है, टेबल के ऊपर एज इट इज आपको रख देना और उसको धक्का मारना है। अब क्या होगा, जैसे कि आपने कॉपी या किताब कोई टेबल के ऊपर रखी और धक्का मारा, तो आप ये देखेंगे कि जब आप उसे धक्का मारेंगे तो आपका जो है ज्यादा फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट को या उस किताब को एक पोजीशन से या एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक लाने। वहीं अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है, जो आपकी किताब है उसके नीचे पेंसिल्स रख देंगे, 3-4 आपने कलर पेंसिल इस तरीके से रख दी। अब उसके ऊपर आपने क्या करा, कॉपी रख दी। अब आप इसे धकेलेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी कॉपी है या डायरी है वो इजीली आगे पहुंच जाएगी, या एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जब हम उसे लेके जाएंगे तो हम आसानी से उसे लेके जा पाए। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो, उसमें जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो आप आसानी से उसे ले जा पाते हो। वहीं अगर ऐसी ऑब्जेक्ट जिसपे किसी भी तरीके का, जैसे कि यहाँ पे हमने रोलर्स लगा दिए हैं, ऐसे रोलर्स हमने नहीं लगाए हैं, और ऐसी वस्तु को हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर लेके जाते हैं, तो हमें उसे ले जाने में काफी सारी फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी हमें ये समझाती है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो आसानी से मूव कर लेती है।
वहीं अगर हम उसको सिंपली या उसकी जो सरफेस है बिल्कुल सपाट है, सीधी है और दूसरी कोई भी दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ऐसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कि ऐसी ऑब्जेक्ट जिन पे रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है, रोलर्स लगे होते हैं, वो उसका जो जो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें लगता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ऐसी बुक्स या ऐसी वस्तुएं जिनमें रोलर्स नहीं लगे। यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें रोलर्स नहीं लगे हैं उसमें क्या हो जाता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है ये हम अब अच्छे से समझ लेते हैं। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. अब rolling friction basically होता क्या है, जैसे कि हम इस बैग की बात कर रहे हैं, इसके नीचे पहिए लगे हैं और हम इसे इस तरीके से खींच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो ये पहिए हैं ये रोल कर रहे हैं, यानी गोल गोल घूम रहे हैं, फर्श के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ऐसा फ्रिक्शन या ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध जो किसी भी बॉडी पे लगता है जो रोल कर रही है, यानी ऐसी बॉडी जो रोल कर रही है उस पे जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगता है, उसके मोशन पे जो रेजिस्टेंस लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे आपकी बॉल हो गई, चाहे आपका पहिया हो गया, जो रोल कर रही है, ठीक है, जो रोल कर रही है, गोल गोल घूम रही है, उस पे जो फ्रिक्शन लगता है या उस पे जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, प्रतिरोध बल लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति इस बैग को इधर ले जा रहा है, इस डायरेक्शन। अब जो इसका ये पहिया है ये रोल कर रहा है, इस पे रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा और वो इस दिशा में लगेगा, यानी ऑपोजिट दिशा में लगेगा। और ये जो बल है वो इसके मोशन को, इस पहिए के मोशन को, इस पहिए की जो गति है उसे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसे रोक रहा है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब रोलिंग की बात कर रहे हैं तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करती है, ठीक है, घूर्णन करती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन को कम कर दे, यानी रोलिंग फ्रिक्शन आपका कम होता है। या हम ये कह सकते हैं जब भी कोई वस्तु रोल करती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी घर्षण बल कम हो जाता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर वन अनदर। यानी ये हमेशा ये देखा गया है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को रोल कराते हैं तो वो आसानी से मूव कर जाती है, यानी आसानी से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा लेते हैं। किसके कंपैरिजन में, स्लाइड के कंपैरिजन में। यानी जब भी हम किसी वस्तु को स्लाइड कराते हैं तो उस वस्तु को पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और हम उसको इजीली एक जगह से मूव नहीं करा पाते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें किससे, आपके ऐसी बॉडी से या ऐसी वस्तु से जो रोल कर रही है, जो रोल कर रही होती है बॉडी, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी लगेज है, कोई भी आपका सामान है, जैसे कि आप किसी ट्रॉली बैग में लेके जा रहे हैं कोई सामान, तो ऐसे ट्रॉली बैग जिन पे जो है रोलर्स लगे होते हैं या पहिए लगे होते हैं, ऐसे ट्रॉली बैग को ले जाना ज्यादा आसान होता है। किसके कंपैरिजन में, ऐसे बैग के कंपैरिजन में जिनमें रोलर्स नहीं लगे हो। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machine by rolling by the use of ball bearing. अब ये कहा गया है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम हो। बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को, जैसे कि आपके पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपके पास अलमारी है, उसे आप धक्का दे रहे हो तो क्या हो रहा है, ये स्लाइड हो रही है, ये आगे जा रही है, फर्श जो है फर्श से आगे जा रही है, स्लाइड करते हुए जा रही है, क्योंकि हम यहाँ से इसमें फोर्स लगा रहे हैं।
अब ये स्लाइड हो रही है तो क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल लग रहा है जो इस स्लाइडिंग के कारण लग रहा है। इस जो बॉडी का जो मोशन है, इसकी गति जो है वो स्लाइडिंग मोशन। अब इसके अगेंस्ट जो बल लग रहा है या जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो इसके मोशन को रोक रहा है, इसके मोशन को, इसकी गति को प्रतिरोध दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, या हम ये कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसी कारण हम क्या करते हैं, ज्यादातर मशीन्स में, जो आपकी मशीनें होती हैं, उसमें हम स्लाइडिंग के जगह रोलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं रोलिंग, और किसके माध्यम से, बॉल बेयरिंग के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारी मशीनों में क्या किया जाता है, बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है, ताकि जो मशीन के जो पुर्जे हैं, ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं, वो आपस में जब घिसते हैं तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो खराब हो जाते हैं। यही कारण होता है कि हम जहाँ पे वो स्लाइड कर रही होती है, या मशीन के जो पुर्जे हैं वो स्लाइड कर रहे होते हैं, वहां पे हम बॉल बेयरिंग लगाते हैं, ताकि क्या हो, रोलिंग फ्रिक्शन आए, और रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, आपके जो मशीन के पुर्जे हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचते। तो हम क्या करते हैं, हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग की जगह। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सेल्स ऑफ सीलिंग एंड बाइसिकल। यानी इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका एक उदाहरण जो है वो, जैसे कि हम साइकिल्स होती है, साइकिल का जो एक्सेल होता है, ठीक है, उसका जो एक्सेल होता है और जो उसके हब्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में परिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण। अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे फ्रिक्शन की जो दो सॉलिड या ठोस वस्तुओं के बीच में लगती। जैसे कि हम चल रहे हैं तो हमारे पैर और जो पृथ्वी की या जो आपकी धरती है, ग्राउंड की जो सतह है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दो सॉलिड के बीच में लग रहा है। इसी तरीके से हम किसी ट्रॉली बैग की बात कर रहे थे, या हम बात कर रहे थे कि जो आपके मशीन के पुर्जे होते हैं, तो सब क्या है, सॉलिड्स है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे घर्षण बल की जो कि तरल में लगते हैं, यानी फ्लूइड्स में लगते हैं। अब जैसे कि हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो फ्लूइड क्या होते हैं, आप ये जानते हैं कि हमारे जो मैटर होते हैं यानी पदार्थ होते हैं, वो हमें तीन जो है उसके तीन फॉर्म होते हैं, यानी तीन उसकी स्टेट होती हैं। एक आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। क्या क्या होते हैं, पहला होता है आपका सॉलिड, जिसे आप क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, ठीक है। तो सॉलिड जो ठोस होते हैं, लिक्विड जो आपका जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, और गैस जो आपकी गैसेस होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की जो है बहुत सारी क्वालिटीज होती है। उसमें एक क्वालिटी या एक गुण इसका ये भी होता है कि ये फ्लो नहीं करता, यानी ये बहता नहीं। वहीं अगर हम लिक्विड और गैस की बात करें, यानी ऐसे पदार्थ की बात करें जैसे कि आपका लिक्विड हो गया और गैस हो गया, तो ये ऐसे पदार्थ है जो कि आसानी से फ्लो कर पाते हैं, जिस कारण हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं, यानी तरल कहते हैं। तो आपके जो लिक्विड और गैस है, दोनों क्या है, फ्लूइड्स है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो लिक्विड और गैसेस में मूव करते हैं, उन पे भी फ्रिक्शन लगता है। पहले हम बात कर रहे थे दो ठोस सतहों की,
आपस में रगड़ने के कारण या आपस में जो मोशन हो रहा है उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लग रहा है उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की, यानी जो फ्लूइड्स में फ्रिक्शन लगता है इसकी हम बात। अब अगर हम बात करें फ्लूइड्स की, तो जैसे कि आपका गैस हो गई यानी एयर आपका फ्लूइड है, वाटर यानी पानी आपका फ्लूइड है। तो ऐसे में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जाती है, जैसे कि आपके प्लेन्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, वो आसमान में उड़ रहा है, चारों तरफ क्या है, हवा है, वायुमंडल है, एयर है। तो एयर क्या है, फ्लूइड है। उस फ्लूइड के कारण भी आपके जो एरोप्लेन है या जो भी वस्तु वहां पे मूव कर रही है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उन पे भी फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगता है। तो बेसिकली क्यों लगता है, क्योंकि आप ये जानते हैं एयर क्या है, एक मैटर है, पदार्थ है। अब क्या हो रहा है कि जो आपके एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी कोई भी वस्तु, चाहे वो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, चाहे कोई चिड़िया है, तो जब भी वो एयर से मूव करती है, ठीक है, जैसे कि एयर है, यहाँ पे हवा है, और यहाँ से कोई वस्तु जिसे मूव कर रही है, जैसे कि एरोप्लेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है, एरोप्लेन चल रहा है। तो क्या होता है कि जो आपका एयर है उसके मॉलिक्यूल्स है, अब ये जो एरोप्लेन है वो चल रहा है, जो ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसके मोशन को, क्योंकि ये आगे को बढ़ रहा है, इसके मोशन को रेजिस्ट करते हैं, यानी जो आपका एरोप्लेन है इसकी जो गति है इसके अगेंस्ट काम करते हैं, इसका प्रतिरोध करते हैं, इसके मोशन को अपोज करते हैं। जिस कारण क्या होता है, जो ये एयर है इसके कारण एक रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके जो एरोप्लेन है उसके मोशन के अगेंस्ट लगे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जब भी कोई भी वस्तु, जैसे कि आपके एरोप्लेन हो गई, हेलीकॉप्टर होगी, वो एयर से यानी हवा से मूव करती है, तो हवा में क्या है, चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं वो क्या है, पदार्थ है। अब जब ये जो आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये जब मूव कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल से भी टकराता है, और इन मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल लगता है, जो इस एरोप्लेन के मोशन को यानी इसकी जो गति है उसके अगेंस्ट काम करता है। ऐसे जो फ्रिक्शन है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन या तरल घर्षण बल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पानी की, पानी क्या है, आपका फ्लूइड है। अब पानी में क्या होता है, पनडुब्बियां जाती है, मछलियां तैरती हैं। तो क्या होता है, बेसिकली जब यहाँ पे से कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो चारों तरफ पानी है, और पानी क्या हो रहा है, इसके सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे कि एरोप्लेन में हवा के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कांटेक्ट में आ रहे थे, इसी तरीके से पानी के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है, जो पनडुब्बियां हैं या मछलियां हैं इनकी जो सतह है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो इसका मोशन है उसको अपोज कर रहे हैं, यानी जो आपकी पनडुब्बी है चाहे मछलियां हैं उसका जो मोशन है, उसकी जो गति है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, उसके प्रतिरोध वो उत्पन्न कर रहे हैं, जिस कारण जो मछलियां हैं या जो वस्तुएं हैं, पनडुब्बियां हैं, उनके जो मोशन है, उनके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स या आप ये कह सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और बेसिकली जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके कारण लग रहा है, पानी के कारण, तो जिस कारण हम इसे फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आप ये जानते हैं कि जो एयर होती है, हवा होती है या वायु है, ये बहुत हल्की होती है और बहुत पतली होती है। Yet it exerts frictional force on object moving through it. लेकिन तभी भी क्या होता है, ये एक
फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगाती है उन वस्तुओं में जो इससे मूव कर रहे होते हैं, जो इसमें गति कर रहे होते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरीके से पानी या कोई और जो तरल जो होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं, वो भी घर्षण बल लगाते हैं। When object move through them, जब वस्तु उनमें से मूव कर जाती है यानी उनसे गति कर। In science, the common name of gases are liquid, of gases and liquid is fluid. अब अगर हम साइंस की भाषा की बात करें तो हम जो गैस है और लिक्विड है इनको एक कॉमन नाम देते हैं जिसे हम फ्लूइड कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, वो फ्लो कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इस कारण हम इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु इन फ्लूइड्स में मोशन करती है, गति करती है, तो इन पे क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है या घर्षण बल लगता है। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुएं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्यों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगा। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एयर की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, उसमें जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, बर्ड्स हो गई, तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब क्या है, चारों तरफ क्या है, एयर है, वायु है। इसमें अब आप जानते हैं वायु जो है क्या है, एक मैटर है, इसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो जब भी एरोप्लेन या बर्ड मूव करते हैं, हवाई जहाज और चिड़िया जब भी एयर में या वायु में मूव करती हैं, तो जब ये मूव करती है तो एयर मॉलिक्यूल्स के कारण एक घर्षण बल लगता है, जो कि इन ऑब्जेक्ट या जो आपकी चिड़िया है या एरोप्लेन है, इनके मोशन के या इनकी गति के अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में लगता है, जो इनकी गति को क्या करती है, प्रतिरोध करती है, रेजिस्ट करती है। इस बल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। The frictional force exerted by fluids is also called drag, यानी ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे घर्षण बल जो कि फ्लूइड्स के कारण लगते हैं, जो कि किसके कारण लगते हैं, तरलों के कारण लगते हैं, उन्हें हम ड्रैग कहते हैं या कर्षण भी कहते हैं। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and nature of the fluid. अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, घर्षण बल की बात करें, तो ये घर्षण बल किस पे डिपेंड करता है कि जो वस्तु इन फ्लूइड से, इन तरलों से गुजर रही है, इन वस्तुओं की स्पीड क्या है, ठीक है, उनकी स्पीड क्या है, उनकी चाल क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, इनका शेप क्या है, इनका आकार क्या है, इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल इसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, यानी इनका एक शेप होती है, एक आकार होता है प्रॉपर, जिसके अनुसार इसे बनाया जाता है। और बेसिकली इसे ऐसे क्यों बनाया जाता है, ताकि इन पे जो है फ्लूइड फ्रिक्शनल यानी तरल घर्षण बल जो है वो कम लगे, और ये जो
वस्तुएं हैं या जैसे आपके एरोप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, ये आसानी से हवा में मूव कर पाए या गति कर। It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so objects are given special shapes. यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही थी, उनको एक स्पेसिफिक शेप दी जाती है, एक आकार दिया जाता है, विशिष्ट आकृति दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि आपके जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये आसानी से वायु से गुजर पाए, मोशन कर पाए, गति कर पाए, और इन पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगे वो कम लगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो घर्षण बल है, उसको ओवरकम करने के लिए या उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि इनकी जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक शेप बनाई जाती है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगने वाले घर्षण पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। All vehicles are designed to have shapes which reduces fluid friction. सभी वाहनों को ऐसे आकारों के लिए डिजाइन किया जाता है जो द्रव्य घर्षण को कम कर। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो घर्षण बल है उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, और जो आपके पहिए होते हैं वो घर्षण बल को कम करने में किस तरीके से मदद करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये समझा कि फ्लूइड फ्रिक्शन यानी तरल घर्षण क्या होता है, और इसको कम करने के लिए किस तरीके से जो आपके हवाई जहाज हैं उनकी शेप्स बनाई जाती है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।